दिल्ली से लंदन अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो अपनी कार को लेकर तो कितना पैसा लगेगा, वो सारा का सारा मैंने भाई अपने इस आईपैड में लिख लिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा मैं दिल्ली से निकला था लंदन के लिए अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लेके, और लगभग 4 महीने मैंने ट्रेवल किया उसमें। तो ये जो पूरा रूट है ना मैंने कवर किया अपनी गाड़ी से, इसलिए आप कह सकते हो कि मैं परफेक्ट बंदा हूँ आपको ये पूरा खर्चा बताने के लिए। क्योंकि गए तो लोग ना मेरे से पहले भी हुए, बट वो भाई 2018 2019 मतलब कोविड से पहले गए थे। लेकिन कोविड के बाद ना इतने चेंजेस आ गए ना, इतनी चीजें महंगी हो गई है, होटल हो गया, खाना हो गया, तो प्राइजेस ना ऐसे आसमान छू रहे हैं। तो इसलिए ना मैं आपको करेक्ट वाला एस्टीमेट बताऊंगा कि 2023 या 2024 में अगर आप जाने का सोच रहे हो ना दिल्ली से लंदन बाय रोड अपनी गाड़ी लेके, तो आपको कितना खर्चा आएगा मेरे वाला पूरा एक्सपेंस देख के। अच्छा, इस पूरे ट्रिप का ना एक एक दिन मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया डिटेल में। मतलब यूट्यूब पे आपको ये दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप वाला मेरे जैसा कंटेंट किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने ना एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप चेक कर लेना। अराउंड 110 या 115 एपिसोड्स है, उसमें आपको A to Z यहाँ दिल्ली से जब हम निकले थे जितने भी वीजा अप्लाई करे, जितनी भी फ्लाइट ली, शिपिंग करवाई, गाड़ी में डीजल कितना लगा, टोल टैक्स कितना लगा, वो एक एक एपिसोड ना डिटेल में दे रखा है। बट अगर आपके पास वो सारे एपिसोड देखने का टाइम नहीं है तो आप फिर ये वाली वीडियो देख लो। इसमें मैं 10-15 मिनट में ही आपको ना पूरा खर्चा समझा दूंगा ऐसे बिल्कुल कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रूट की। देखो दिल्ली से लंदन जाने के ना काफी सारे रूट है जो मैंने अपने एपिसोड 1 में भी बात करी है, उसका लिंक दे दूंगा, आप पूरी वीडियो देख लेना। लेकिन उनमें से जो हमने रूट चूज किया ना वो था भाई ईरान वाला। दिल्ली से हम मुंबई गए, मुंबई से हमने गाड़ी शिप करी ईरान, ईरान से हम फिर टर्की गए, टर्की से पूरा यूरोप कवर किया, फिर यूरोप के बाद हम यूके एंटर करें। चाइना और म्यांमार से इसलिए नहीं गए क्योंकि उस टाइम पे भाई एंट्री अलाउड नहीं थी, तो एक ईरान का ही हमारे पास सिर्फ रास्ता बचा था, तो हमें ईरान ही शिप करनी पड़ी और उसके बाद फिर आगे रोड ट्रिप कंटिन्यू करी। ठीक है जी। लेकिन अभी चाइना खुल चुका है, म्यांमार तो नहीं खुला अभी भी। आप जाना चाहो तो चाइना से भी जा सकते हो, लेकिन मैं गया नहीं हूं तो इसलिए मैं उसका आपको एक्सपेंस नहीं बता सकता। दूसरी चीज, ये जो पूरी ट्रिप है ना भाई टोटल 110 डेज की थी, जिसमें हमने 30 कंट्रीज कवर करी और टोटल 22,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो ये तीनों चीजें ना अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो सारा एक्सपेंस है ना इन तीनों चीजों पे ही डिपेंडेंट है पूरा। क्योंकि अगर आप 30 की जगह 40 कंट्रीज करोगे तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा, लेकिन आप 30 की जगह 25 ही कंट्रीज करोगे तो आपका खर्चा घट भी जाएगा। तो इसलिए ना इस वाली वीडियो में मैं दो बात करूंगा। सबसे पहले तो मेरा कितना खर्चा आया इस पूरी ट्रिप में वो बताऊंगा, और फिर वीडियो के एंड में ना मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस खर्चे को कम कर सकते हो, या जो जो गलतियां हमने करी वो कैसे आप अवॉइड करके पैसा बचा सकते हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना। 3 मिलियन का एम था घर आने से पहले, बट कोई नहीं, 2.5 मिलियन ही करवा दो, काफी है। चलो फटाफट से बात करते हैं भाई कि क्या क्या खर्चा हमारा कैसे कैसे कब कब कितने कितने का हुआ। सबसे पहला खर्चा हुआ जी हमारा गाड़ी का कारनेट बनवाने का। कारनेट जैसे हमारा अपना एक पासपोर्ट होता है वैसे ही गाड़ी का आप पासपोर्ट समझ सकते हो। उसके बिना आप गाड़ी को ना बाहर नहीं ले जा सकते, ना ही दूसरी कंट्रीज में ड्राइव कर सकते, क्योंकि जो गाड़ी है वो तो इंडिया की है और उस पर नंबर प्लेट भी इंडिया की है। तो आप इंडिया में तो उसको चला लो आरसी और अपने लाइसेंस की बदौलत, बट अगर आप बाहर ले जाना चाहते हो उसको तो वो आपकी इंडियन नंबर प्लेट के साथ कैसे चलाओगे, उसके लिए कारनेट होता है। पूरा एपिसोड मैंने बनाया कारनेट के ऊपर, कहां से अप्लाई करे कैसे अप्लाई करे वो सब देख लेना। लेकिन जो उसका हमारा खर्चा आया था वो था भाई 1 लाख प्लस में 18% जीएसटी, यानी कि 1,18,000 रुपीज एक गाड़ी का कारनेट बनता है। 1 साल के लिए वैलिड होता है वो। जब 1 साल हो जाएगा तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया कारनेट बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा ना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता है कारनेट के लिए, जो कि 5 लाख रुपए होते हैं। बट ये पूरे 5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे जब आप इंडिया वापस आ जाओगे अपनी गाड़ी को लेकर और कारनेट उनको सरेंडर कर दोगे। तो इसलिए हम ये 5 लाख रुपए खर्चे में नहीं जोड़ेंगे, बट हाँ आपको अगर ट्रिप के लिए जाना है तो ये 5 लाख रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। भले किसी से उधार ले लो कि 3 महीने बाद वापस दे देंगे, बट चाहिए तो सही भैया 5 लाख। वैसे जो कारनेट है वो 1,18,000 का है। अब गाड़ी में आप चाहे 1 बंदा जाओ, चाहे 2 बंदा जाओ, चाहे 3 बंदे जाओ, चाहे 4 बंदे जाओ, चाहे 5 बंदे जाओ। वैसे 5 तो ज्यादा हो जाएंगे, हम 4 का ही रखेंगे। मैं अपना बताऊं तो हम इस ट्रिप में 2 लोग थे, मैं और एक मेरा दोस्त अभिषेक। बट मैं आपको जो खर्चा है ना वो सारा बता दूंगा। अगर आप सोलो कर रहे हो तब भी कितना लगेगा, 2 लोग का कितना लगेगा, 3 का कितना लगेगा और 4 का कितना लगेगा, मैंने ये टेबल बना दिया पूरा। तो कारनेट का तो भैया फिक्स खर्चा है, चाहे 1 ही बंदा जाओ चाहे 4 बंदे जाओ, 1,18,000 रुपए तो लगने ही। सेकंड खर्चा आता है भाई वीजा का। अब देखो हमने जो रूट चूज किया ना उसके लिए हमें टोटल 5 वीजा की जरूरत थी। सबसे पहले दुबई का, सेकंड ईरान का, तीसरा टर्की का, चौथा पूरा यूरोप जिसे शेंगन वीजा भी कहते हैं, और 5वां वीजा था यूके वीजा। अगेन बता दूं भाई 5 ही वीजा की मैंने वीडियो अलग अलग बनाई है, आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख लेना। ये 5 वीजा ना हम दोनों के ही फर्स्ट अप्लाई में लग गए थे, मतलब कोई भी रिजेक्शन नहीं आया, और टोटल एक बंदे के 1 लाख रुपए लगे थे भाई सारे वीजा के। यानी कि 2 बंदे अगर जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए, 3 जा रहे हैं तो 3 लाख रुपए, और 4 बंदे जा रहे हैं तो 4 लाख रुपए वीजा की फीस हो गई। और अगर इसमें भी आपका रिजेक्शन आता है, आप फिर से अप्लाई करते हो तो 50-60 हजार रुपए हो सकता है ऊपर भी लग जाए कि किसी एक बंदे का रिजेक्ट हो गया या 2 का हो गया। बट मैं अपना खर्चा बताऊं तो 1 लाख रुपए पर पर्सन आया वीजा, और हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 वीजा मिल गए। तीसरा खर्चा था भाई निकलने से पहले अपना पर्सनल ट्रेवल इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि ये जितने भी वीजाज है ना भाई इनको अप्लाई करने के लिए आपको अपना एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसके बिना ना आपको वीजा मिलेगा नहीं। तो वैसे जो 1 लाख रुपए मैंने आपको वीजा कॉस्ट बताई ना उसमें
कई इंश्योरेंसेस के प्राइसेस जो है ना वो इंक्लूडेड थे। लेकिन उसके अलावा भी जब हम दुबई के लिए निकल रहे थे ना, तो एक पर्सनल इंश्योरेंस करवाना पड़ा था हमें, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड था। एक बंदे का हमें पड़ा था 7,630 रुपीज। 2 बंदों का लोगे तो वही 15,000 के आसपास, 3 बंदे जा रहे हो तो 23,000 के आसपास, और 4 बंदे जा रहे हो तो 30,000 रुपीज के आसपास। अब ये इंश्योरेंस देखो, आपको अगर वीजा मिल गया तो लेने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट अपनी सेफ्टी के लिए ले लेना। कभी कभी भाई मतलब सोचो ना, 100 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, तबियत खराब हो जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो इंश्योरेंस होगा तो दिक्कत नहीं होगी। और ये इंश्योरेंस अभिषेक के कोई एक रिश्तेदार थे, उनसे हमने करवाया था, वो एजेंट है शायद से किसी इंश्योरेंस कंपनी में। फिर चौथा खर्चा आया था हमारा भाई मुंबई का, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, बट गुड़गांव से भाई हमें मुंबई जाना पड़ा गाड़ी को शिप करवाने के लिए। फिर वहां पे भी हमें 5-6 दिन वेट करना पड़ा शिपिंग कस्टम क्लियरेंस का, तो होटल खाने वाने का मिला के फिर मुंबई से वापस आए दिल्ली फ्लाइट लेके। उन सब में एक बंदे का 40,000 रुपए का खर्चा आया था। तो 2 लोग हो तो 80,000, 3 हो तो 1,20,000 और 4 हो तो लगभग 1,60,000। अब ये डिपेंड भी करता है, हो सकता है आप मुंबई जाओ एक ही दिन में शिप हो जाए तो ज्यादा खर्चा आएगा नहीं, हमें रुकना पड़ गया था 8-9 दिन, इसलिए ज्यादा खर्चा आया। फिर 5वां खर्चा था भाई, हमने जो मुंबई से अपनी गाड़ी को शिप किया ईरान, उसमें हमारे टोटल 3 लाख रुपए लग गए, जिसमें भाई सब कुछ इंक्लूडेड था। इंडिया में जितने भी एजेंट थे, कस्टम क्लियरेंस फीस थी, जो कंटेनर का चार्ज था, शिप का चार्ज था। फिर ईरान में जाके जो हमने एजेंट हायर किया, उन्होंने भी 40-50 हजार रुपए ले लिए थे। इसके अलावा फिर वहां पे भी थोड़े बहुत हैंडलिंग चार्जेस और वेयर हाउस चार्जेस दिए। तो सब मिला मिलू के पूरी गाड़ी ना हमें मुंबई से ईरान में जाकर मिल गई थी 3 लाख रुपए में। अब एक बंदा जाता तो भी 3 लाख ही लगते, 2 जा रहे हैं तब भी 3 लाख, 3 जा रहे हैं तब भी 3 लाख, और 4 बंदे जाते तब भी 3 लाख। तो फायदा देख रहे हो, 4 लोगों में ये खर्चा जो है ना वो बट रहा है, तो ज्यादा सही चीज है। उसके बाद अगला खर्चा था जो हमने भाई दिल्ली से दुबई तक की फ्लाइट ली। वैसे तो आप खैर डायरेक्टली दिल्ली से ईरान भी जा सकते थे, बट हमने दुबई वाला रूट चूज किया, हमें आईफोन वगैरह लेना था वहां से। तो उसके लिए एक बंदे की फ्लाइट टिकट थी 19,000 रुपीज की एमिरेट्स की। तो 2 बंदों के 38,000, 3 बंदों के 57,000 और 4 बंदे जा रहे हो तो 76,000। फिर दुबई में थोड़े दिन घूमने के बाद हम ईरान गए फ्लाइट पकड़ के। वैसे आप दुबई से फेरी में भी जा सकते हो, थोड़ा सस्ता पड़ता, बट हमने फ्लाइट चूज करी जो कि काफी महंगी थी एक्चुअल में, 21,600 रुपीज की एक बंदों की, क्योंकि हमारा लगेज ज्यादा था इसलिए एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे। तो 2 बंदे जा रहे हो तो 43,000, 3 जा रहे हो तो 65,000, 4 जा रहे हो तो अराउंड 86,000। और तीसरी फ्लाइट टिकट्स थी, हम जब लंदन से वापस इंडिया आए तो एक बंदे की थी विस्तारा की 33,000 की, 2 बंदों की लगा लो 66,000, 3 है तो 99,000 और 4 है तो 1,32,000। ऐसे कैलकुलेशन हो सकता है मैं थोड़ी सी उल्ट पटांग कर दूं, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट खर्चा था भाई हमारा इंटरनेशनल सिम कार्ड। तो मेरा जो इंडिया का नंबर था ना एयरटेल का, वो मैं भाई इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा के लेकर गया था, क्योंकि फोन या फिर ओटीपी वगैरह तभी आएंगे जब आप इंटरनेशनल रोमिंग रखोगे। तो उसका अराउंड 1 साल का 16,000 रुपीज था, जिसमें पता नहीं कितना जीबी मिला था, और कॉल्स थी 3,000 मिनट्स की, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों। तो 2 बंदों ने हमने लिया था 32,000 का, 3 लेते तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 4 का भी कैलकुलेट कर लो। इसके अलावा फिर जिस कंट्री में हम गए भाई, वहां पर जाके भी हमने सिम कार्ड खरीदी थी, क्योंकि जो हमारी एयरटेल की सिम थी ना उसमें इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं मिला था, वो तो हमने 10-15 दिन में उड़ा दिया था पूरा। तो इसलिए लोकल सिम कार्ड लेना जरूरी था। वहां के नंबर फोन वोन तो चलो हम यहाँ की सिम से कर सकते थे, बट कई कई जगहों पे ना यहाँ की सिम भी चल नहीं रही थी फोन कॉल में। तो इसलिए हमने सोचा कि हर देश की अपनी एक सिम ले ली जाए। ईरान में एक सिम ली थी, टर्की में एक सिम ली थी, पूरे यूरोप की एक डिजिटल सिम ली थी, और फिर एक यूके की पूरे डिजिटल सिम ली थी। और ये सारी सिम मैं खरीदता था भाई, एक ऐप है एयरलो करके, इसमें ना आप घर बैठे बैठे किसी भी कंट्री की सिम खरीद सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करोगे और सिम खरीदोगे ना, तो आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे, यानी कि भाई 240 रुपए के आसपास। और क्या चाहिए फ्री फंड का, है ना। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से आप जाके जो है वो ऐप डाउनलोड कर लेना। अब मैंने तो सिम कार्ड में ना ज्यादा पैसे खर्च किए, क्योंकि हम यूट्यूबर थे तो कभी कभी वाईफाई नहीं मिलता था, इसलिए हमें व्लॉग अपलोड करना पड़ता था। तो इसलिए मैंने टोटल इंटरनेट में भाई 18,000 रुपीज खर्च करे हैं चारों कंट्री, मतलब चारों सिम कार्ड का। दुबई में तो सिम कार्ड फ्री मिल गई थी एयरपोर्ट पे। वैसे वाईफाई की बात करें तो ईरान में दिक्कत आती है थोड़ी सी इंटरनेट की, क्योंकि वहां पे आधी से ज्यादा वेबसाइट्स बैन है। टर्की में आपको हर जगह वाईफाई मिल जाएगा, होटल्स हो, कैफेज हो, रेस्टोरेंट हो। यूरोप में भी वाईफाई की कोई दिक्कत नहीं है, और यूके में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आपके पास एक लोकल सिम कार्ड होनी चाहिए, मैप वैप देखने के लिए या किसी को फोन लगाना हो इमरजेंसी में, तो एक सिम कार्ड ले लेना। सेम अभिषेक ने भी भाई मेरे जितना ही खर्चा किया, क्योंकि उसको भी वीडियोस अपलोड करनी होती थी। तो एक बंदे का सिम कार्ड का 18,000, 2 का 36,000, 3 लोग हो तो 54,000, 4 लोग हो तो 72,000। फिर आता है भाई एक मेजर एक्सपेंस जो कि है डीजल। अब ये पूरा खर्चा ना डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पे। मेरी थी भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल डीजल 4x4 ऑटोमेटिक। इस ट्रिप में मेरे को गाड़ी ने भाई 10 की एवरेज दी, यानी कि अगर 1 लीटर हम डीजल डलवाते थे तो 10 किलोमीटर चल जाती थी। डीजल के प्राइसेस की बात करें तो ईरान में तो समझ लो आपको फ्री में ही डीजल मिल रहा है, मतलब 6-7 रुपए लीटर था वहां पे, और आधी जगहों पे तो आपको फ्री में दे देते थे, पैसे भी नहीं लेंगे। तो इसलिए हमने जो ईरान में गाड़ी चलाई 2,500-3 हजार किलोमीटर, उसके लिए मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपए का डीजल लगा था। फिर टर्की जाते ही भाई डीजल महंगा हो गया, अराउंड 85 या 90 रुपीज। यूरोप एंटर करते ही भाई अराउंड 130-140, फिर कुछ कुछ जगह पे 200 रुपए लीटर भी था। और यूके में भी इंडिया
के हिसाब से 160 रुपीज पर लीटर था, स्कॉटलैंड में अराउंड 190 था। तो टोटल हमने गाड़ी भाई 22,000 किलोमीटर चलाई है, जिसमें मैंने अपनी गाड़ी में ना 3,30,000 रुपीज का डीजल डलवाया। अब अगेन बता दूं भाई, आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, कितना खर्चा है। और बात करें पेट्रोल और डीजल की अवेलेबिलिटी, तो किसी भी कंट्री में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा, डीजल भी मिल जाएगा, ईरान को छोड़ के। ईरान में पेट्रोल अच्छे से मिल जाता है हर जगह, लेकिन डीजल कम मिलता है। उसके बाद से कहीं दिक्कत नहीं थी। तो आप पेट्रोल गाड़ी ले जाना चाहो चाहे डीजल गाड़ी ले जाना चाहो, परेशानी नहीं आनी। अब ये डीजल का खर्चा भी ऐसा है कि चाहे एक बंदे जाए, चाहे दो जाए, चाहे तीन जाए, चाहे चार जाए, खर्चा 3,30,000 ही आना है। चार जाओगे तो बढ़िया है, आपका बढ़ जाएगा। अकेले जाओगे तो पूरा अपनी जेब से लगाओगे। फिर अगला खर्चा आता है भाई हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस, क्योंकि देखो अब हमने गाड़ी का इंश्योरेंस इंडिया में तो करवा रखा है, लेकिन अगर बाहर गाड़ी ठुक जाए या किसी को हम ठोक दे तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करवाना होता है। हालांकि इन वाली कंट्रीज में ना आपको सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या ठुक जाए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी वहां पे। लेकिन आप अगर किसी और की गाड़ी ठोक दो या किसी बंदे को उड़ा दो और उसकी फैमिली आप पे केस कर दे तो उसको कहते हैं थर्ड पार्टी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर कर लेगी। सबसे पहले हमने ईरान में एक इंश्योरेंस लिया 6700 रुपीज का, फिर हमने टर्की में इंश्योरेंस लिया 6500 रुपीज का, तीसरा हमने ग्रीस बॉर्डर पे लिया था यूरोप एंटर करते टाइम 30 दिन का इंश्योरेंस, जो यूरोप की काफी सारी कंट्रीज को कवर करता है, अराउंड 180 यूरोज यानी कि 18,000 रुपए का। फिर उसके बाद यूरोप की जो नॉन शेंगन कंट्रीज थी ना काफी सारी, उनमें भी अलग अलग इंश्योरेंस लेना पड़ा था। और यूके में हमने कोई इंश्योरेंस लिया ही नहीं, क्योंकि हमारा जो अपना पर्सनल इंश्योरेंस था वो थर्ड पार्टी कवर करता है और वहां पे हमें इंश्योरेंस मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो सारे इंश्योरेंसेस मिला के अराउंड 40,000 रुपीज का खर्चा आया। अब वही एक बंदा जाएगा तब भी 40,000 खर्च नहीं है, दो जाएगा तब भी 40, तीन जाएंगे तब भी 40 और चार जाएंगे तब भी 40। एंड ये सारे इंश्योरेंसेस ना आपको लगभग बॉर्डर पे ही मिल जाते हैं जब आप उस कंट्री में एंटर करते हो। इसलिए भाई मेरी पूरी सीरीज देख लेना अच्छे से, चार्ट जाओ भाई 100-110 एपिसोड्स, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी ऐसे 30 कंट्रीज की। फिर अगला खर्चा आता है भाई कार की सर्विस का। अब क्योंकि इस ट्रिप में हमने टोटल 22,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, लगभग आप लगा लो 2 सर्विस की जरूरत पड़ेगी। एक आप जाने से पहले करवा लेना ताकि फिर अगले 10-11 हजार किलोमीटर तक आपको सर्विस ना करवानी पड़े। और सेकंड सर्विस जो है ना वो आप करवाना यूरोप में, चेक रिपब्लिक में या फिर ऑस्ट्रिया के आसपास, यहाँ पे सस्ती हो जाती है। तो मैंने भी वहीं से सेकंड सर्विस करवाई थी अराउंड 10,000 में, और इंडिया में थोड़े स्पेयर पार्ट्स में लेकर गया था, और जो फर्स्ट सर्विस हुई थी उसको मिला के 10,000 और लगा लो, तो टोटल 2 सर्विस के 20,000 रुपीज का खर्चा आया। एक सर्विस इंडिया से करवा के ही जाना, आपको सस्ती पड़ेगी। और बाहर आप यूके में करवाओगे या टर्की वगैरह में करवाओगे ना तो शायद थोड़ी महंगी पड़े, लेकिन चेक रिपब्लिक में ठीक थी। वैसे टर्की में भी महंगी नहीं पड़ेगी, जो यूरोप के जर्मनी वगैरह देश है ना, यहाँ महंगी है सर्विस। बट वही अगर एक बंदा जा रहा है तब भी 20,000 का खर्चा है, चाहे 4 जा रहे हैं तब भी 20,000 का ही खर्चा है। फिर इसके बाद आता है भाई एक मेजर एक्सपेंस जो कि है टोल टैक्स का। अब इंडिया में भी टोल टैक्स तो हम भरते ही है ना, फास्ट टैग लगा रखा होता है, लेकिन उन कंट्रीज में क्या होता है, आपको टोल टैक्स या तो कैश से पे कर दो या अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर दो, या यूरोप की कुछ कंट्रीज में ना एक टिकर चलता है जिसको कहते हैं विन्येट। जैसे इंडिया में फास्ट टैग है वैसे ही समझ लो वहां का विन्येट है वो। तो कुछ कंट्रीज में हमें टोल टैक्स भरना पड़ा, कुछ कंट्रीज में हमें विन्येट लेना पड़ा। टोटल मिला के 32,000 रुपीज हमने पे करे थे टोल टैक्स प्लस विन्येट के। तो एक बंदा जाए तब भी 32,000 देने ही पड़ेंगे, और 4 जाओगे तब भी 32,000 ही है। फिर भाई इस ट्रिप का सबसे मेजर एक्सपेंस जो हमने जाने से पहले ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, वो है भाई होटल्स का खर्चा। कोविड के बाद भाई आग लगी पड़ी है होटल के प्राइसेस में, चाहे एयरबीएनबीज हो, चाहे अपार्टमेंट्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे हॉस्टल हो। कोविड से पहले मैं हॉस्टल भाई कुछ कंट्रीज में 300-400 रुपए पर नाइट में ले लेता था, लेकिन वही हॉस्टल सब 900-1000 रुपए के हुए पड़े हैं। एशिया की कंट्रीज बता रहा हूं मैं, ये थाईलैंड सिंगापुर जैसी। अब देखो ईरान में हमने लगभग 3-3,500 रुपए पर नाइट होटल रूम पे किया, जिसमें 2 लोग रुक सकते थे। टर्की में भी अराउंड 5,000-6,000 में मिल जाता था। यूरोप एंटर करते भाई वही प्राइस एवरेज हो गया 8-9,000 का, और यूके और स्कॉटलैंड में तो भैया पूछो ही मत, 15-15, 20-20 हजार रुपए भी था पर नाइट। तो टोटल 110 दिन हमने स्टे करा है बाहर दूसरी कंट्रीज में, जिसके लिए एक रूम और 2 लोगों का खर्चा आया है 6,50,000। अब देखो मैं अकेला जाता तब भी मुझे ये रूम लेने ही पड़ते, हम 2 लोग गए तो तब भी इतने का ही पड़ा, तो ये खर्चा डिवाइड हो गया। बट अगर आप 3 जाओगे या 4 जाओगे तो भाई आपको फिर 2 रूम लेने पड़ेंगे। तो अगर 3 लोग जाते हैं तो खर्चा डबल कर लो, अराउंड 13 लाख रुपीज होटल के लग जाएंगे, और 4 जाओगे तब भी 13 लाख। तो नो डाउट भाई होटल्स बहुत महंगे हो गए, आप पैसा बचा ही नहीं पाओगे, इतनी महंगाई है वहां पे, क्या बताऊं बस। हाँ ये है, हर जगह पे हॉस्टल में रह लोगे तो वो अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता भाई 110 दिन के लिए हॉस्टल में कोई रह पाएगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलता है, बट थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, प्लस हम एडिटिंग करते हैं रात को इतनी लेट, तो हॉस्टल में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए हमने फिर होटल ही लिए। कुछ जगह पे हॉस्टल भी लिए थे जहाँ बहुत ही महंगा मिल रहा था, बट मेजोरिटी हमने होटल्स ही लिए। और ये सारे होटल्स भी ऐसे नहीं थे भाई 5 स्टार या 3 स्टार 4 स्टार, नॉर्मल बेसिक होटल बता रहा
हूँ। 5 स्टार तो होटल आप समझ लो यूरोप में 30-40 हजार रुपए पर नाइट से कम नहीं मिलेगा और यूके में 40-50 हजार से। स्पेशली लंदन तो बहुत ही महंगा है, वहां तो 10-10 हजार में जरा जरा से कमरे मिलते हैं। मेरा जितना कमरा है ना उससे भी छोटा, व्लॉग देखना पता चलेगा। फिर इसके बाद एक और खर्चा है जो भाई हमने जाने से पहले बिल्कुल ही सोचा नहीं था, वो है गाड़ी की पार्किंग। अब देखो भाई इंडिया की गाड़ी है, ऐसे सड़कों पे तो मैं खड़ी कर नहीं सकता था, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरे को ऐसे दिल में धक धक होती थी कोई शीशा वीशा ना तोड़ जाए, कोई चोर आके ही ना ले जाए गाड़ी को, क्योंकि इंश्योरेंस होता नहीं था हमारे पास उन कंट्रीज का, होता भी था वो थर्ड पार्टी था मैंने बताया जैसे कि, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता था भाई। मैं कवर्ड पार्किंग ढूंढता था हर जगह पे, मतलब या तो होटल में मिल जाए, ज्यादातर होटल वाले पार्किंग रखते नहीं है ईरान को छोड़ के, तो आपको अलग से पार्किंग का पे करना पड़ता था, 10 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो, कहीं कहीं जगह पे हमने 50 यूरो भी पे किया एक रात का, मतलब एक दिन का। तो टोटल 110 दिन हमने गाड़ी पार्किंग करी, कुछ होटल्स में फ्री मिल गई, कुछ पे वाली थी। 1,60,000 रुपीज का खर्चा आया, जो निकलने से पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था भाई कि पार्किंग में भी हम 1.5 लाख रुपए लगा देंगे। बट अगेन एक बंदे हो तब भी 1,60,000, 4 बंदे जा रहे हो तब भी 1,60,000 आपके लगेंगे, क्योंकि गाड़ी तो एक ही है ना। अगला इंपॉर्टेंट खर्चा आता है भाई फूड यानी कि खाने का, तो वही 110 दिन के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, हम तो कुछ रेडी टू ईट्स भी लेकर गए थे। मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि हर टाइम इंडियन खाना ही चाहिए, मैं दिन में कभी एक टाइम इंडियन खाना खाता था, कभी खाता भी नहीं था, शोरमा रोल वगैरह से काम चला लेता था। तो टोटल मेरा खर्चा आया 1,60,000 रुपीज का। लेकिन अभिषेक की बात करें तो वो दिन में लगभग 2 बार इंडियन खाना खाता था, तो उसका खर्चा ज्यादा आया होगा, अराउंड 2.5-3 लाख रुपए का शायद से, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ 1,60,000, जिसमें मैं कभी कभी वोफल्स भी खा लेता था, कभी कभी महंगा खाना भी खा लेता था इंडियन रेस्टोरेंट में, कभी कभी बिल्कुल ही दिन में मैं 500-1000 रुपए में भी गुजारा कर लेता था रोल वोल खा के। तो डिपेंड करता है आपकी डाइट कैसी है भाई, कुछ लोग 10 लाख रुपए भी लगा देंगे खाने में, कुछ लोग हो सकता है 1-1.5 लाख में भी चला ले मेरे जैसे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको अपना खर्चा बता दिया। फिर इससे अगला एक ऐसा खर्चा है जो फिर से मैंने भाई जाने से पहले अंडर एस्टिमेट कर लिया था, वो है भाई टूरिज्म वाली टिकट, यानी कि जिन भी कंट्रीज में जा रहे हो तो भाई ऑब्वियसली वहां घूमोगे भी, तो जहां गाड़ी नहीं जा सकती वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, बस, मेट्रो, ट्रेन, साइकिल रेंट पे ले सकते हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने रेंट पे लिया, या फिर एफिल टावर जाना है, हैरी पॉटर स्टूडियोज जाना है तो वहां की टिकट भी खरीदोगे, वो फ्री में तो दे नहीं देंगे कि भैया लड़के दिल्ली से लंदन आ रहे हैं चलो इनको एंट्री दे दो फ्री में, ऐसा नहीं होने वाला। और यूरोप और जो यूके की ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना भाई, यहाँ की बहुत महंगी महंगी टिकट्स है, जिसके लिए मैंने पर्सनली भाई 1,10,000 रुपीज खर्च कर दिए, मतलब 11,000 रुपए तो हैरी पॉटर स्टूडियोज की टिकट थी। इसके अलावा डे पास लेता था मेट्रो का, बस का, एफिल टावर जाना हो गया, परसेपोलिस करके एक जगह गए थे ईरान में, फिर टर्की में भी कई जगह गए, तो एक बंदे का 1,10,000 रुपए इन सब चीजों में खर्चा हो गया। 2 लोग हो तो 2,20,000, 3 लोग हो तो 3,30,000, 4 लोग हो तो अराउंड 4.5 लाख रुपए। क्योंकि देखो यार अगर आप जा रहे हो इतनी दूर तो ऑब्वियसली घूमोगे भी, ये तो है नहीं पैसा बचाने के चक्कर में सिर्फ होटल में ही पड़े रहोगे ना, या बाहर बाहर से देखोगे। हालांकि हमने भी पूरी 100% जगह नहीं एक्सप्लोर करी अंदर जाके, जो जो मुझे अच्छा लगती थी जगह बस उन्हीं की टिकट ली, बाकियों को बाहर से देख लिया। तो इसलिए ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 1 लाख तो खर्चा हो ही जाएगा आपका इन चीजों में। बाकी सभी चीजें एक्सप्लोर करोगे तो हो सकता है 2-3 लाख की भी टिकटें लग जाए 100 दिन में। अगला खर्चा आता है भाई आपका फ्रांस से यूके तक जाने में, क्योंकि फ्रांस तक तो चलो आप ईरान से पूरा ड्राइव करके चले गए, लेकिन फ्रांस से अगर आपको यूके जाना है या लंदन जाना है तो बीच में भाई इंग्लिश चैनल यानी कि एक समुद्र आता है। अब उसमें देखो गाड़ी पानी के ऊपर तो चलेगी नहीं, तो फ्रांस से यूके तक जाने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी गाड़ी को और अपने आप को फेरी पे लोड कर सकते हो यानी कि शिप पे, और दूसरा ऑप्शन है एक अंडर वाटर ना टनल बनी हुई है जिसका नाम है यूरो टनल। उसमें क्या है ना ट्रेन चलती है, ट्रेन के अंदर ही गाड़ी चली जाएगी और हम दोनों भी बैठ जाएंगे और वो आपको सीधा यूके छोड़ देगी। तो भाई ये आर्किटेक्चर का ना मतलब एक करिश्मा ही कह सकते हो, वो अलग ही चीज है, इसलिए हमने फेरी की जगह अंडर वाटर टनल चूज करी। व्लॉग मैंने बनाया आप चेकआउट करना। उसकी टिकट थी भाई 25,000 रुपीज की, जिसमें एक गाड़ी और 2 बंदे अलाउड थे, और ये सिंगल साइड की थी क्योंकि ऑब्वियसली हमें वापस नहीं आना था यूके से फ्रांस, एक ही तरफ जाना था। और मेरे ख्याल से एक गाड़ी में अगर आप 4 लोग या 5 लोग भी हो ना तब भी 25,000 ही टिकट होगी, तो इसलिए एक जाओ चाहे 4 जाओ 25,000 तो देने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद भाई यूके से जब हमें आयरलैंड जाना था ना तो हमें एक फेरी लेनी पड़ी थी, क्योंकि वहां भी बीच में समुद्र आता है, जो कि हमने ली थी होली हेड यूके से डबलिन आयरलैंड तक, डबलिन जो भी बोलते हैं। तो उसमें अगर आपकी एक गाड़ी है और एक बंदा है तो अराउंड 13,000 रुपीज लगेंगे आने जाने के। एक गाड़ी और 2 बंदे हैं तो अराउंड 21,000 रुपीज लगेंगे जो हमने भरे थे। अगर 3 लोग हैं एक गाड़ी है तो अराउंड 25,000 रुपीज, और 4 लोग हैं और एक गाड़ी है तो अराउंड 28,000 रुपीज। अब ये टिकट्स भी भाई डिपेंड करती है क्या सीजन चल रहा है, कितनी अवेलेबिलिटी है नहीं है, कितना पहले आप बुक कर रहे हो। हमने तो 5-6 दिन पहले बुक करी थी तो इतने की पड़ी। फिर इसके बाद एक खर्चा था भाई सोविनियर्स का। देखो अब आप इतनी कंट्रीज जा रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खरीदोगे भी, मतलब ऐसा नहीं कि घर वालों के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो या वो सब, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। बट मैं पर्सनली बताऊं तो मैं एक वहां का पोस्ट कार्ड और एक फ्रिज मैग्नेट जरूर खरीदता था हर कंट्री से, जो मैं कुछ दिन में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, बहुत मस्त लगेगा। तो अराउंड 30 कंट्रीज के मैंने फ्रिज मैग्नेट खरीदे और हर कंट्री से 2-2 पोस्ट कार्ड भी, जिसमें मैंने भाई 60,000 रुपीज खर्च करे। वैसे मेरा हर रोज का बजट 1500 से 2,000 रुपए था, यानी कि 1.5 लाख रुपए के आसपास, बट मैंने 60,000 में मैनेज कर लिया। बाकी आप लोगे नहीं लोगे वो आप पे डिपेंड करता है ये चीजें। 2 लोग है
तो 1,20,000, 3 लोग हैं तो 1,80,000 और 4 लोग हैं तो 2,40,000। फिर आता है भाई इसके बाद जब हम लंदन पहुंच गए तो वहां से गाड़ी वापस तो चला के आएंगे नहीं, और अगर चला के आएंगे तो भैया 100-110 दिन फिर से बर्बाद करो और इतना पैसा लगाओ। तो उससे बेटर है कि आप लंदन से अपनी गाड़ी शिप कर दो सीधा मुंबई इंडिया में। हमने भी यही किया, गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं है, अक्टूबर एंड या नवंबर में आएगी, बट उसके लिए जो पूरा खर्चा है वो आया है भाई अराउंड 2.5 लाख। अब आप कहोगे भाई लंदन तो दूर है लेकिन वहां से सिर्फ 2.5 लाख लग रहे हैं, और आपने ईरान शिप करी उसमें 3 लाख, जबकि ईरान तो ये खड़ा। तो ईरान में बहुत झमेले हुए थे भाई, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप ईरान जाओ। मतलब ईरान तो जाओ लेकिन गाड़ी शिप मत करो, आप गाड़ी शिप करो दुबई, क्योंकि यहां से अगर आप दुबई शिप करोगे ना तो वो जो 3 लाख रुपए हमारे ईरान में शिपिंग के लगे ना, वो अराउंड आपका 1 लाख या 1.25 लाख में काम हो जाएगा। तो आप 2 लाख रुपए बचा लोगे। वो मैं अभी आगे बात करूंगा इसी वीडियो में कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो और हमसे क्या क्या गलतियां हुई। हाँ, तो लंदन से यहाँ की शिप के तो 2.5 लाख लगने ही है, चाहे एक बंदा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 2.5 लाख रुपए फिक्स है। फिर एंड में मैंने भाई कुछ मिसलेनियस खर्चा निकाल लिया, जैसे कि कभी आपका टायर पंचर हो गया, या फिर मान लो चालान हो गया ओवर स्पीडिंग का, पार्किंग का चालान हो गया, जैसे हमारा भी 1-2 बार चालान हुआ है। इसके अलावा टायर पंचर, मैंने टायर चेंज करवाया, वो भी बहुत महंगा हुआ था यूरोप में। कभी गाड़ी वॉश करवानी है आपको, तो छोटे मोटे जो खर्चे है उसके लिए हमने 1 लाख रुपए मिसलेनियस में डाल लिए। पर ये 1 लाख रुपए फिक्स्ड है, यानी कि एक बंदा जाए तब भी 1 लाख, 4 बंदे जाए तब भी 1 लाख, ऐसे नहीं 4 बंदे तो 4 लाख मिसलेनियस। एक गाड़ी में 1 लाख रुपए काफी है भाई ये छोटे मोटे खर्चों के लिए। अब ये मैंने सारे के सारे आपको A to Z खर्चे बता दिए जितने मुझे याद आए भाई। काफी वीडियोस भी देखनी पड़ी मुझे याद करने के लिए कि कहां पे क्या चीजें खर्चे। और ये जो प्राइसेस है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर करके ही बताया है, यानी हो सकता है होटल का मान लो 6 लाख लगाओ, मैंने फिर भी आपको 6,50,000 बता दिया कि एक थोड़ा हायर साइड पे ही आप लेकर चलो खर्चा। तो इसलिए टोटल बात करें अगर मैं इस ट्रिप में भाई अकेला जाता तो मेरे अकेले के भाई 26.3 लाख रुपीस लगते। जी हाँ भाई, 26.5 लाख रुपए में मैं ये ट्रिप पूरी करे आता। लेकिन हम क्योंकि 2 लोग गए थे तो टोटल हमारे 32,16,000 लगे, यानी कि अगर पर पर्सन देखा जाए अराउंड 16 लाख रुपए पे करे हमने। और यही अगर हम एक ही गाड़ी में 3 लोग जाते तो टोटल खर्चा आता भाई 44,55,000 का, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन अराउंड 15 लाख का हमें खर्चा पड़ता। बट गेम चेंज होता है भाई, अगर एक ही गाड़ी में 4 लोग जाते तो टोटल पड़ता हमारा 50 लाख का खर्चा। तो वही अगर हम 4 लोगों में इसको डिवाइड करते हैं तो अराउंड पर पर्सन 12.5 लाख में ये ट्रिप हो जाती भाई साहब। तो मैं तो कहूंगा फायदा इसी में है कि 4 बंदे जाओ। अब इसके बाद बात करते हैं भाई कैसे आप ना अपना थोड़ा पैसा बचा सकते हो, हमसे क्या क्या गलतियां हुई। सबसे पहले तो वीजा की बात करें, ईरान, टर्की, दुबई, यूरोप, इनमें तो हमने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन जो यूके का वीजा था ना, उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए हमने ना उनकी थोड़ी फास्ट वाली सर्विस ली थी, जिसके लिए अराउंड हमने 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करे। तो आप क्या करना, 10-15 दिन पहले ही वीजा अप्लाई कर देना, ये आपके 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे। हमने तो ये पे करके 2 दिन के अंदर अंदर वीजा ले लिया था, तो अराउंड समझ लो 25 हजार रुपए आप यहाँ पे बचा लोगे। फिर इसके बाद जो हमारा मुंबई में 40 हजार का एक बंदे का खर्चा हुआ ना, वो आप भाई 10-15 हजार में भी निपटा सकते हो अगर आपकी गाड़ी टाइमली शिप हो जाए। तो 25 से 30 हजार रुपए आप यहाँ भी बचा लोगे। फिर अगला मेजर खर्चा आप बचा सकते हो भाई शिपिंग में। हमने जैसे कि ईरान शिप करी, वो आप ना करके यहाँ से दुबई शिप करो, दुबई में गाड़ी छुड़वाओ, दुबई से फिर ईरान तक एक फेरी चलती है। वो वाला ऑप्शन जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, ईजी है, और प्लस आपके पैसे भी बचेंगे। तो अराउंड हमने जो शिपिंग में 3 लाख रुपए खर्चा किया ना, वो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा, यानी कि अराउंड भाई 2 लाख रुपए के आसपास आप यहाँ पे भी बचा सकते हो पैसा। चलो 2 लाख भी छोड़ो भाई, 1.5 लाख ही बचा लो, और 25-25 पहले, यानी 50 हजार पहले और 1.5 लाख ये, टोटल 2 लाख रुपए अभी तक आप बचा चुके हो। फिर नेक्स्ट है भाई जो हमने फ्लाइट पकड़ी दुबई की, वो हम एमिरेट से गए थे, थोड़ा सा ऐसे लग्जरी वाली फील आती है ना, लेकिन आप इंडिगो वगैरह से भी जा सकते हो, अराउंड 11-12 हजार रुपए में टिकट मिल जाएगी। तो अराउंड 7 से 8 हजार रुपए आप यहाँ भी बचा लोगे एक बंदे की टिकट में। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल जो सिम कार्ड ली थी यहाँ से अपनी एयरटेल की, वो 16 हजार रुपए भी आप चाहो तो बचा सकते हो, अगर आपको ओटीपी या फोन कॉल से कोई मतलब नहीं है। एंड जो हमने वहां पे जाके सिम कार्ड ली ना, उसमें हमें डेटा बहुत ज्यादा लिया था, 18 हजार रुपए पे करे टोटल। लेकिन आप अगर एक नॉर्मल बंदे हो या यूट्यूबर नहीं हो, तो आप यही खर्चा ना 10 से 11 हजार रुपए में भी सिम कार्ड अपना काम चला सकते हो। तो 7 से 8 हजार यहाँ बच जाएंगे। फिर आती है होटल की बारी। जैसे कि मैंने बताया 6.5 लाख रुपए मैंने खर्च करे है होटल में, लेकिन अगर आप हॉस्टल्स वगैरह में रहोगे तो अराउंड 4 लाख में भी काम चला लोगे। 4 क्या, मैं कह रहा हूँ 3.5 में, हाँ 4 में ही लगा लो, तो आप भाई 5 लाख रुपए में भी काम चला लोगे 2 बंदे, यानी कि अराउंड 1.5 लाख रुपए बच जाएंगे। और अगर आप 4 लोग जा रहे हो ना, तो आप एयरबीएनबी या अपार्टमेंट बुक करना 4 लोगों वाला, उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा बचा लोगे, क्योंकि 2 बेडरूम वाला जो एयरबीएनबी है ना, वो सस्ते मिल जाते हैं। तो 4 लोगों में जब वो कॉस्ट डिवाइड होगी तो आपके काफी पैसे बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट भाई पार्किंग की बात करें, अगर आपका भाई कलेजा ऐसे बहुत ही बड़ा है, आपको चिंता ही नहीं अपनी गाड़ी की, तो आप रोड पे भी जो है वो फ्री पार्किंग स्पॉट्स में भी खड़ी कर सकते हो। कई कई जगहों पे जो हमने जो 1,60,000 रुपए पार्किंग में खर्चा किया, वो आप गिरा के भाई 50-60 हजार रुपए में भी ला सकते हो, तो 1 लाख रुपए आपके यहाँ भी बच जाएंगे। बट अगेन भाई, होने को 100 दिन में कुछ भी ना हो, और होने को दूसरे दिन ही कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, कार फूट तोड़ दे कोई, तो वो सब फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगी वहाँ। अगला फिर जो
मैंने सोविनियर में 60,000 रुपए खर्चा किया, वो आप जीरो कर सकते हो। आपको नहीं खर्चा करना तो ना करो, 60,000 रुपए आप यहाँ भी बचा लोगे। तो मोटा मोटा बताऊं अगर आपको मैं, तो भाई आप 5 लाख रुपए बचा लोगे, ये जो मैंने चीजें बताई आपको। यानी जो मेरा 26 लाख रुपए का खर्चा हुआ है वो लगभग आपका 21 से 22 लाख में भी ट्रिप हो जाएगी अगर एक बंदा जाता है। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल ट्रिप जब होगी अगर आप एक गाड़ी को लेकर जाते हो जिसकी एवरेज अच्छी हो और उसमें 4 लोग जाते हो, तो आपका ना भाई ये ट्रिप काफी सस्ते में हो जाएगा। बाकी हमारी तरह अगर एक गाड़ी और 2 बंदे ले जाओगे तो वो भी खर्चा मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई ज्यादा ही भाई साहब ऐसे ब्रेव होगा जो एक गाड़ी और एक ही बंदा जाएगा, अकेला ट्रिप करेगा, क्योंकि इतनी कंट्रीज है भाई, बीच में बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो एक साथ में बंदा होना ज्यादा सही रहता है, प्लस खर्चा भी डिवाइड हो जाता है।